नहीं कहा जा सकता, बल्कि किसी के ऊपर आपने शक करना हो, शुबा करना हो, सोसाइटी में आइसोलेट करना हो, उसको आप शायद मुखबिर के नाम से कहीं पे कुछ गलत हो गया तो आप किसी को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि गालबन ये किसी मुखबिर की वजह से ये बात हुई है। तो ये एक नाम है, किताब हमारे हाथ में है और कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर की कहानियां हैं। ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तस्वीर आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि एक शख्स है, वो हर तरीके से, हर तरह से वो कश्मीरी नजर आता है। फिरन पहना है, शायद कांगड़ियां बेच रहा है, कांगड़ियां उसने पीछे लटकाई हुई हैं, बर्फ है, एक कश्मीर के किसी रास्ते के ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी हम शक्ल नहीं देख रहे हैं, उसकी हम पीठ देख रहे हैं। वो सिग्निफाई करता है, उसकी मुखबिर की जो है वो एनोनिमिटी है, उसको सिग्निफाई करता है। तो ये कश्मीर में ये बहुत सारी जो सोसाइटीज होती हैं, एक प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में होती हैं, उसमें शक शुबा बहुत ज्यादा होते हैं, कोई पता नहीं होता कौन मुखबिर है क्या है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आजमाइश कुन बात है, वो ये है कि ये एक बहुत रेयर ओकेजन है जिसमें एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने, आर्मी ऑफिसर ने एक किताब लिखी है, जो किताब ब्रॉडली बॉर्डर्स अराउंड द इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। और वो ऑफिसर जो है वो किताब लिखने के बाद अभी भी मिलिट्री सर्विस में है, और मिलिट्री सर्विस में सबसे अहमियत की बात यह है कि इंटेलिजेंस में है, और हमारे साथ ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत खुश आमदीद ब्रिगेडियर साहब, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। किताब को लगभग 1 साल पूरा हो गया है, और 1 साल में मैंने अंदाजा लगाया है कि जब मैंने किताब ये अमेजोन से मंगवाई थी, दिस इज अमंग द बेस्ट सेलर्स, बहुत बेहतरीन जो किताब ये लोग खरीद रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे हैं, और काफी दिलचस्प किताब आ गई। इसके बारे में आप चंद बातें तो आपसे करनी पड़ेंगी। नॉर्मली जो किताब लिखते हैं सरकारी ऑफिसरान, खास करके जो आर्मी से जो लोग रिटायर होते हैं, वो एक अपने तजुर्बात का बहुत ज्यादा जखीरा अपने पास जमा करके रखते हैं। यूं ही रिटायरमेंट होती है, फिर सिस्टम के बारे में टिप्पणी करते हैं कि जहां से हम, जिन गलियों से हम आ रहे हैं, वहां के हालात कैसे हैं, और फिर वो बाकी लोगों को अपना बताते हैं कि इनको अगर आप हमारे हाथ में दोबारा ये कमान होती, पॉलिसी मेकिंग में हम टॉप पे बैठे हुए थे, तो इन सारी चीजों को कैसे करते। अभी ब्रिगेडियर साहब आपने बहुत दूर जाना है। अभी तो आप बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अपने कैरियर के बिल्कुल दरमियान में है, अभी आपने बहुत दूर जाना है। इतनी क्या जल्दी थी कि आपने अभी ये किताब लिख डाली? ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने अभी ये किताब लिख डाली? थैंक यू जबर साहब, थैंक यू एनबीटी, और जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और आपने शुरुआत में ये भी वाज़ेह कर दिया जबर साहब कि जर्नलिज्म में कोई सी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ भी बोलने, जब तक लोगों के दिलों को आप छू सकते हैं, तो आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल करें, वो भाषा कारगर साबित होती है। और मेरे ख्याल से यही सोच थी इस किताब के बारे में। आपने सही कहा कि मुखबिर लफ्ज़ जो है वो कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी में इतना एहतराम, इतने सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। नीचे मुखबिर कह के हम किसी को भी आउटकास्ट कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो किताब है, ये इंसानी जज्बातों की किताब है, और इंसानी जज्बातों को लोगों के सामने लाने के लिए कोई वक्त, किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको लगता है कि एक पहलू लोगों के सामने उजागर करना चाहिए, तो वो ही सही वक्त होता है। और ये किताब की शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई। मेरे पास 1-2 कहानियाँ थी, हम सब के पास कई कहानियाँ हैं। कश्मीर में मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग इज़ ए ट्रेडिशन, एंड हम लोग खासकर वर्दी वाले लोग जिन्होंने कश्मीर में इतना वक्त बिताया है, लोगों के साथ हमारे इतने तालमेल हैं, तो हमारे पास काफ़ी तजुर्बे हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं। तो जब मेरे पास ये मौका आया, 1-2 कहानियाँ अखबार में छपी, लोगों ने उनको सराहा, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इन सब कहानियों को पिरो कर एक किताब के रूप में पेश किया जाए। और यहीं से इस सफ़र की शुरुआत हुई। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, पाठकों का, जो कि इस किताब को इतना पसंद किया जा रहा है। एंड आई थिंक द रीज़न इज़ दैट दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द पीपल ऑफ नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, बट ऑल्सो पीपल लाइक अस, for whom Jammu Kashmir is not the second home, but actually it is our home.
बुनियादी तौर पे ये एक इंसानी जज्बात की कहानी है। 17 कहानियां हैं, मुख्तलिफ एक एक कहानी में आपको मुख्तलिफ किस्म के जज्बात जो है वो मिलेंगे कि आप जिंदगी के कैसे कैसे दौरों से गुजरते हैं, कैसी कैसी डिफिकल्टीज के साथ आप नेगोशिएट करते हैं। बल्कि ये सब कभी कभी मैं बड़ा गुमान करता हूँ, फख्र करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेता हूँ और मेरे पास किताबों की बड़ी कलेक्शन है। मैंने फिक्शन पढ़ा, नॉन फिक्शन पढ़ा। ये जो आपका जो राइटिंग स्टाइल जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, ये एक बहुत ही यूनिक सवाल तो आपसे बहुत करने हैं, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मैं ले जाऊंगा आपको कि जो आपका राइटिंग स्टाइल है ये बहुत यूनिक है। एक तरीके से जब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके वो लोग जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, यानी अगर एक बारामूला की कहानी है, वहाँ के लोग तो बहुत नज़दीक से उसको रिलेट कर पाते होंगे। मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में वाकफियत रखता हूँ, तो मैं बहुत नज़दीक से उसको समझ पाता हूँ। आपकी 17 कहानियों को मैंने उनके जज्बात को, वाक़यात को, हालात को, उस किस्म की जो सिचुएशन रही होगी उसको मैं बहुत समझने की मैंने कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि ये सारे जो है एक लिव्ड मोमेंट, वो जो पल हैं जो आपने जिए हैं या आपके कोलीग्स ने जिए हैं या जिन लोगों ने आपने जिन लोगों के साथ काम किया, उन लोगों ने जो पल जिए हैं, उन पलों की ये अक्कासी है। उन पलों को कहानी की शक्ल में जो वो दिया गया है हकीकत है, लेकिन इसको थोड़ा सा वो नैरेटिव को फिक्शनलाइज करके, ताकि जो रीडर है उसकी इमेजिनेशन साथ साथ ट्रैवल करे। तो ये राइटिंग स्टाइल आपने किस तरह से, आपकी जो आपने कुछ चीजें पहले पढ़ी, कहीं से समझा, राइटिंग स्टाइल को कैसे चूज किया? जहाँ तक राइटिंग स्टाइल की बात है, मेरे ख्याल से मैं भी सीख ही रहा हूँ और इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब भी मैंने किताब लिखना शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किताब लोगों की किताब है, जज्बातों की किताब है, तो मेरे दिलो दिमाग में जो कुछ भी आ रहा था मैं उसको लिख रहा था और फिर इट इज़ ए नॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन। तो लोगों को शायद इसलिए ये स्टाइल पसंद आया, उनको इसमें अपनापन लगा, क्योंकि ये कहानियाँ जिस तरीके से लिखी गई थी, जिस तरीके से पढ़ी गई थी, मेरे ख्याल से आप उनको फील कर सकते थे, अनुभूति होती आपको। तो अभी मैं इतना बड़ा ऑथर नहीं हुआ हूँ कि अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में चर्चा करूँ। मैं सीख रहा हूँ और उम्मीद है कि इस स्टाइल को थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं जब लोगों को पढ़ता हूँ आजकल, इस किताब लिखने के बाद थोड़ा सा ऐसा गुमान हो गया है कि जब मैं आजकल कुछ पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ, तो मैं उससे फिर कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ ताकि जो कुछ भी मैंने अब तक लिखा है मैं उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर सकूँ। एक बात मेरे जहन में थी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता था, और मुझे था कि मैं आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में वो बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कन्वर्सेशन वार्म अप हो रही है तो वो बात यहीं पे इंजेक्ट कर देनी जो है वो जरूरी रहेगी। मुखबिर के बारे में हमने बात की, मैंने भी अर्ज किया और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये बहुत कोई इज्जत के साथ, एहतराम के साथ लिया जाने वाला लफ्ज नहीं है, और खास करके कश्मीर के यहाँ की जो आबो हवा है इसमें काफी डेरोगेटरी, चैलेंजिंग है काफी। किसी को अगर एक बार मुख पर लेबल कर दिया जाए, उसका अपना सर्वाइव करना भी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो उसको जब आप किताब के टाइटल को आप देखते हैं, मुखबिर देखते हैं और ये तस्वीर देखते हैं, आपको शायद ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे कुछ ट्रस्टेड लोगों को अननेसेसरी शायद इसमें एक्सपोज कर दिया गया, या बहुत सारे लोगों को जोखिम में डाल दिया गया, या बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में चीजें रिवील कर दी गई हैं जो शायद नहीं की जानी चाहिए थी। ये किताब जब आप पढ़ेंगे, और मैं ये यकीन के साथ कहूंगा कि इसमें से अक्सर जितने कैरेक्टर जिनके बारे में ये बात हुई है इसमें, यू विल एंड अप रिस्पेक्टिंग ईच वन ऑफ देम, क्योंकि हर किसी की एक अपनी सोच थी, हर किसी के सामने एक अपना मंजर था, हर किसी के सामने एक अपना नजरिया था, एक लड़ाई थी, उसने अपने किरदार के मुताबिक, अपने कैरेक्टर के मुताबिक, जो इस तरफ थे वो भी, जो उस तरफ थे वो भी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से अपनी जिंदगी को निभाया। तो आप हर कैरेक्टर को अप्रिशिएट करके, उसके साथ कनेक्ट करके, रिलेट करके आप थोड़ा सा इमोशनल होकर इस किताब को, उससे मुझे एक चीज याद आती है, क्योंकि आप एक सर्विंग आर्मी ऑफिशियल हैं और सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं और एक बड़े सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। ज्यादातर आपकी जो करियर है वो सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटेलिजेंस में रहा। इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जब कोई मेमोयर भी लिखते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी की कहानी भी लिखते हैं,
तो उसको भी बड़ी हैरानगी के साथ देखा जाता है कि उनकी गुमनामी की जिंदगी होती है कि वो पता नहीं क्या लिख जाएंगे। कुछ ऑफिसर तो अपने सर्विस के दौरान भी किसी वक्त में, अब तो शायद वो मुश्किल नहीं है, कश्मीर पे इतना ज्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, कभी मैं इसका अंदाजा लगाता हूँ कि दुनिया में शायद ऐसी बहुत कम ही ऐसी जगह होंगी जिनके ऊपर इतना लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस हुआ हो। हर साल आप देखें कि मुख्तलिफ जर्नल्स की मुख्तलिफ आइडियाज को लेकर बेशुमार किताबें आती हैं। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ बड़े नाम हुए, उनकी किताबें भी कश्मीर को लेकर आई, जो उनका अपना एक्सपीरियंस था उसको लेकर आते हुए, जिनमें से सबसे जो नोटेबल किताब जो इनिशियल ईयर्स में जो आई, जो BN मलिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सबसे पहले चीफ थे, उनकी किताब आई। और जो मोस्ट रिसेंटली जो किताब आई वो AS दुलत साहब की किताब आई, वो भी IB के चीफ रह चुके होंगे, रॉ के चीफ रह चुके होंगे। दोनों किताबों में एक चीज कॉमन है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये लेजेंडरी ऑफिसर रहे हैं दुलत साहब अभी भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच वन ऑफ देम देयर कैरियर्स, उन्होंने क्या किया कि देयर बुक्स एंडेड अप, अपनी जो डिपार्टमेंट है उसको भी ट्रबल में डाला, अपने जो कोलीग्स हैं उनको भी ट्रबल में डाला, जिन लोगों के बारे में जिक्र किया उनको भी ट्रबल में डाला। आपने क्या किया है कि अगर आपका डिपार्टमेंट इस किताब को देखता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, ये कहानी इस तरह से, इस नजरिए से अवाम में जानी चाहिए थी। जब अवाम इस किताब को पढ़ती है तो उसको लगता है कि हाँ, ये जो एक पहलू है फौज का, ये भी हमारे सामने आना चाहिए था। अब इसमें ये चीज है कि जो मुखबिर है वो एक अपनी कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ अपना सारा काम करके वो दे देते हैं कि आप उनके जाने के बाद एक जो सबसे पहली बात जिसकी होती है वो शहीद हो जाता है, और उसके जाने के 10 साल के बाद, कई साल के बाद जब उसी की कम्युनिटी के लोग भी उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि उसने कुर्बानी दी। तो आपका जो थॉट प्रोसेस, आप किन जज्बातों से गुजरे, क्योंकि ये लिव्ड मोमेंट है और मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ कि ये कई सालों की आपके जहन के अंदर जो सारी चीजें बसी हुई थी उनको आपने निकाला। इस पर थोड़ा सा तफसील से आप साझा कीजिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये कहानियाँ यहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हमारी कहानियाँ हैं। और जब ये किताब आई थी मुखबिर, तो मुझे याद है कि मैंने इसका पोस्टर काफ़ी अपने दोस्त एंड खुदा की बदौलत जो है, मेरे यहाँ काशी में काफ़ी दोस्त हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं। हम भी आपके दोस्त हैं। हाँ, आप तो आप दोस्त भी हैं, यू आर आई मीन गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर, एवरीथिंग एल्स। तो जब मैंने इस किताब की टाइटल की बात मैं करता हूँ, तो पुलवामा मेरा एक दोस्त है, तो उसने जब ये टाइटल देखा और उसने कवर देखा तो उसने मुझे एक बड़ा संजीदा सा दिल से मैसेज भेजा कि आपको ये किताब का नाम मुखबिर नहीं रखना चाहिए था। मुखबिर एक डेरोगेटरी वर्ड है, पूरे कश्मीर को मुखबिर की तरह देखना गलत है। और उसकी बातों में काफ़ी संजीदगी मुझे नज़र आई। फिर जब मैं उससे रूबरू हुआ तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये किताब जो है, ये किताब किसी एक खास वर्ग की किताब नहीं है। ये किताब ना किसी मुखबिर के बारे में है, ये किताब ना किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में है, ये किताब ना किसी पुलिस ऑफिसर के बारे में है, ये ना किसी आतंकवादी के बारे में है। ये किताब है उन चीज़ों के बारे में जो कश्मीर वादी में, जम्मू कश्मीर में रोजमर्रा की जिंदगी में लोग महसूस करते हैं। और क्योंकि लोग महसूस करते हैं तो हमने भी इनको महसूस किया है। और मेरे ख्याल से इसलिए मेरी अगेन खुशकिस्मती है कि जो लोग भी इसको पढ़ते हैं वो इनसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बिकॉज एज यू सेड दीज आर दी लिव्ड मोमेंट्स। तो मैंने इस किताब में ये कोशिश की है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, जिनको मैं देखता रहा, मैं कहीं ना कहीं दिस इज ए ट्रिब्यूट टू ईच वन ऑफ देम, to the people of Jammu and Kashmir, to my seniors, juniors, everybody else. And अगर आप इस किताबों में नाम भी देखेंगे तो जो कई नाम ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो इट्स ए ट्रिब्यूट टू ईच वन ऑफ देम। इनफैक्ट ये जो फोटोग्राफ है जो कि इस पूरी थीम को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, ये हमारे यूनिट में एक ऑफिसर थे नीरज रौतेला, ये उन्होंने फोटोग्राफ लिया था। ये पट्टन का फोटोग्राफ है, सर्दियों के वक्त का फोटोग्राफ है। और ये हर चीज को दर्शाता है जो कश्मीर में है, एनोनिमिटी, द कल्चर, द वेदर। सो दैट्स व्हाई आई थिंक
lot of people have identified with it. एक किताब हिंदी में है तो काफ़ी लोग कश्मीर में ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं वो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए. बट द बॉटम लाइन इज दैट this is a story of each and every individual who has gone through whatever the state of Jammu and Kashmir has been through for the last 20, 30, 40 years. बहुत शुक्रिया. मैं एक ईमानदारी से एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली एडमिट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब आपने मेंशन किया कि आपके दोस्त ने आपको फोन करके कहा कि शायद ये टाइटल नहीं रखना चाहिए था. जब इनकी किताब आई मुझे पता चला तो मैंने कहा फौजी ने लिखी है, मुखबिर नाम है, तो क्या ही पढ़ेंगे, इसको रहने देते. तो मैंने भी इसको इसी तरह से देखा. फिर एक दिन क्या हुआ कि कहीं अचानक ऐसा हो कि ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हो जाए और किताब के बारे में चर्चा हो जाए और मुझे किताब के बारे में इल्म ना हो, तो ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी. तो मैंने क्या किया कि उसको ऑनलाइन मैंने देखा तो इनका एक इंटरव्यू एक कर्नल के साथ इनका इंटरव्यू है वो चल रहा है. उसमें वो बड़ी बात करते हैं कि आप सर्विंग ऑफिसर और एक सर्विंग ऑफिसर का पॉडकास्ट पहली बार किया जा रहा है. वो शायद कोई 55-56 मिनट का है. उसको मैंने तफसील के साथ देखा. उसके बाद मैंने किताब ऑर्डर की और उसको मैंने तसल्ली के साथ कुछ पढ़ा, कुछ जब यहाँ पे आना था उससे पहले पढ़ा. तो ये होता है कि जब तक आपने कोई चीज सुनी होती है तब तक आपके ख्यालात कुछ ऐसे होते हैं, जब तक आप उस मोमेंट में नहीं आते, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक शायद ख्याल तब्दील तभी वो हो सकता है. ब्रिगेडियर साहब, एक चीज पूछना चाहता था मैं. 2-3 बार सोचा पूछा जाए ना पूछा जाए, तो पूछ ही लेता हूँ. 17 कहानियां हैं इसमें और जैसे मेजर अभिमन्यु का जिक्र है, सुमेर चौहान का है, अतुल का है, प्रशांत का है, तो ये सारे लोगों का इसमें जिक्र है. ये पात्र जो है काल्पनिक हैं, और अगर काल्पनिक हैं तो क्या ब्रिगेडियर सुशील तंवर इनमें से एक है? मेरे ख्याल से मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये हम सब की कहानियाँ हैं. हर पात्र में अभिमन्यु, मैंने नाम बड़े बहुत सोच के रखे क्योंकि अभिमन्यु हमारे यूनिट में एक अफसर था, तो ये इन ए वे दिस नेम इज ए ट्रिब्यूट टू हिम. तो मैं चाहता था, अभी भी कई नाम जो हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनके नाम मैं अपनी अगली किताब में रखूंगा, तो ऐसे कई नाम हैं जो अभी भी मेरे पास हैं जिनको मैं इस किताब में शामिल नहीं कर पाया. बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज, टू बी ऑनेस्ट, इज ए कैरेक्टर हु हैज एग्जिस्टेड. उस कैरेक्टर में शायद एक इंसान का वजूद ना हो, उस कैरेक्टर में कई इंसानों की डिफरेंट क्वालिटीज शायद मैंने शामिल की हों. बट जैसा मैं कहीं पहले भी कह चुका हूँ कि दीज आर लिव्ड स्टोरी, दीज आर लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड दीज आर आवर स्टोरीज. तो कहीं ना कहीं इसमें हर पात्र में कोई ना कोई इंसान शामिल है. एक जो स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक आर्ट है, और जब तक आप इसको जज्बात के साथ नहीं ट्रीट करेंगे तब तक ये आर्ट जो ये खिलकर कभी सामने आ नहीं सकता. और हम में से बेशुमार लोग हैं, हमारे पास बेशुमार स्टोरीज हैं. किसी को स्टोरी को बयान करने का तरीका आता है, किसी को स्टोरी बयान करनी है, किसी को करनी ही नहीं है, ये भी बात है. और आपका मैंने अंदाजा लगाया कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं. आपने 17 स्टोरीज जो हैं उनका आपने यहाँ पे बयान किया है, वो बताई है. यकीनन आपके पास सैकड़ों कहानियां होंगी, और खास करके शायद 27-28 साल आपका करियर हो गया है फौज में, और उसमें से 17-18 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने कश्मीर को समर्पित किए हैं. इन 17-18 सालों में भी मुझे लगता है कि आपके पास कई सैकड़ों स्टोरीज, कहानियां होंगी. 17 का चयन आपने कैसे किया? आपको कैसे यही सबसे प्रेसिंग स्टोरीज हैं जो अभी यही आने चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा मेरे पास काफ़ी कहानियां हैं, और हम सब के पास काफ़ी कहानियां हैं. कुछ कहानियां इसमें मेरे दोस्तों की हैं. तो ये 17 कहानियां ऐसी थी जो मैंने सबसे पहले लिखी. जी 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 जी. तो शायद मुझे अभी किताब को सब लोगों के सामने लाने की जल्दी थी. तो जब 17 कहानियां हो गई तो मुझे लगा कि ये दिस नंबर इज गुड एनफ कि 17 कहानियों में शायद एक किताब बन जाए, और बाकी कहानियों को मैं फिर अगली किस्त में पेश करूंगा. तो
ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ कुछ खास कहानियाँ थी, जी। पर हाँ ये जरूर है कि ये कहानियाँ सबसे पहले मेरे जहन में आई, Right. क्योंकि शायद उस वक्त उस दौरान ये कहानियाँ मेरे इर्द गिर्द ज्यादा घूम रही थी। जी। तो बस यही कारण है, यही वजह है। जी। अदरवाइज जो बाकी कहानियाँ हैं वो इंशाल्लाह अगली किताब में आएंगी। जैसे एक ऑथर के दरमियान और एक डिस्कशन या मॉडरेटर के दरमियान डिस्कशन होनी चाहिए बुक फेस्टिवल में, मुझे लगता है वैसे तो ठीक ही हो रही है। आपको क्या लगता है, ठीक हो रही है वैसे? लेकिन जैसे एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछना चाहिए था, वैसे मुझे लगता है कि मैं ब्रिगेडियर साहब को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसा सवाल जो है वो निकालना पड़ेगा जिसमें को थोड़ा अच्छे से पकड़ा जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक पैसेज पढ़ना चाहूंगा मैं, और उस पर मैं थोड़ी आप पता नहीं कब दोस्त से जो है सहाफी बन गए, 2 मिनट लगाए आपने दोस्त से सहाफी बनने में। बहुत देर पहले की बात है, 22-23 साल पहले की। यहाँ के जेएनके के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे एस डी सिंह। मैंने उनको फोन किया और किसी बारे में कोई जानकारी के लिए उनको रिक्वेस्ट की, तो मैंने उनको गुजारिश की। मैंने कहा नहीं, मैं कीप इट टू माई सेल्फ, लेकिन आप मुझे बताएं कि ऐसी चीज हुई थी। कहते कि आज यू स्टूपिड, आज यू थिंक आई एम स्टूपिड। एक जर्नलिस्ट मुझे फोन कर रहा है और कहता है कि आई कीप इट टू माई सेल्फ, ये कैसे हो सकता है? तो वो जर्नलिस्ट कभी ना कभी जो है वो जर्नलिस्ट बनकर आ ही जाएगा। आपने कश्मीर में जो चिनारों के बीच में सख्त पढ़नी आपने उगा दी, इसके बारे में बात करनी है। ये एक पैसेज पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं कोशिश करूंगा मैं। देखो वहां उस तरफ, वहां सब पढ़ने का पेड़ है, ये गजब का खुशबूदार होता है और रात में तो ये कुछ ज्यादा ही महकता है। मगर अफसोस कि इस वक्त तक तो ये बाग बंद हो जाता है, अंधेरा होते ही कश्मीर में कर्फ्यू जो लग जाता है। बात हो रही है एक बाग के बाहर खड़े होकर। श्रीनगर के मशहूर निशात बाग में आज अच्छी खासी भीड़ थी, और इस भीड़ से थोड़ा परे जाकर ताहिरा अपने साथ साथ चल रहे प्रशांत को किसी टूरिस्ट गाइड की तरह समझा रही है। लेकिन प्रशांत का ध्यान ताहिरा की बातों में कम और उसके चांद जैसे चेहरे पर ज्यादा था। वो बेवकूफी होगा जो ध्यान इधर उधर करेगा। वैसे इस पेड़ को हम सरकारी पेड़ भी कहते हैं। ये कुछ अर्सा पहले जनरल जहीरुद्दीन शाह, उनकी एक किताब आई थी और किताब का टाइटल था सरकारी मुसलमान। तो बड़ी दिलचस्प वो किताब थी। तो यहाँ पे पेड़ को बताया है सरकारी पेड़। वैसे इस पेड़ को हम सरकारी पेड़ भी कहते हैं। ताहिरा ने हंसते हुए कहा तो प्रशांत उसे और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। कमाल की हंसी थी ताहिरा की, जैसे हजारों फूल एक साथ खिल उठे। ये पेड़ कश्मीर में कम और दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा होता है। इन चिनारों के बीच किसी सरकारी महकमे ने इन्हें यूं लगा दिया है जैसे कुछ जबरदस्ती थोप दिया गया हो दिल्ली की बाकी चीजों की तरह। ये जो 2-3 पैराग्राफ पढ़े हैं, ये अपने आप में एक मुकम्मल किताब, ये अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। इसमें बहुत सारे सवाल निकलते हैं। पहला सवाल जो मेरा ये है कि ये सिर्फ एक सोल्जर के माइंड से जो है वो ये कल्पना नहीं आ सकती। उसके लिए एक फिलोसोफर का माइंड चाहिए, उसके लिए एक सियासी तज्जियाकार का माइंड चाहिए, एक दानिश्वर का माइंड चाहिए। और सोल्जर जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। जिस किस्म का आप सवाल समझ रहे थे वैसा मैं ला नहीं रहा हूँ, मैं आसानी पैदा कर रहा हूँ। आप हमें बताइए कि आप क्या पढ़ते हैं कि आप इस तरह का लिख पाते हैं। आप लिटरेचर पे क्या पढ़ते हैं, आप फिलॉसफी पे क्या पढ़ते हैं, आप कश्मीर पर क्या पढ़ते हैं और आप कब से पढ़ रहे हैं। तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये गहराई आपने कहाँ से लाई है। नहीं, सबसे पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने बहुत सटीक पैराग्राफ किताब में से चुना है। और जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है वो उनको मैं बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है ये
ओपनिंग सीक्वेंस है एक प्रेम कहानी का, एक लोकल लड़की ताहिरा और एक अफसर मेजर प्रशांत के बीच। और जब मैंने ये कहानी लिखना शुरू किया था तो उस टाइम मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में सब पढ़ने के, आपको पता है कि लुधियाना दिल्ली में सब पढ़ने के बहुत पेड़, मुझे उनकी खुशबू मुझे खास पसंद है। और ये जो ताहिरा के जज्बात हैं उनके पीछे मुझे लगता है कि खासकर इंटेलिजेंस में हम लोग मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उनके जज्बातों को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो मेरा तजुर्बा है लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का, वो इन पन्नों में उभर के आया है। सो आई क्रेडिट दिस थॉट टू माई इंटरेक्शंस विद द पीपल, नॉट ओनली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल। हाँ, मुझे खासकर किताबों का शौक़ है, मुझे पढ़ने का शौक़ है। मुझे इसमें वो बात उभर के नहीं आई है, कहीं कहीं पर मैंने जिक्र किया है, बट मुझे खेलों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो अभी मैंने एक इंडियन टीम के कोच थे, उनकी किताब है बेयरफुट कोच, वो मैं पढ़ रहा था। तो मुझे खासकर किसी भी तरह की किताबें मैं पढ़ सकता हूँ। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मैं पंजाब केसरी, इंडिया टुडे, मुझे जो भी मिल जाता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ए पर्टिकुलर जॉनर। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में ऐसा हुआ है कि जब से मैंने हिंदी की किताब लिखी है, मैं कभी हिंदी में नहीं लिखता था, तो तब से मैंने हिंदी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे और बहुत कुछ सीखना है, और अगर मुझे अच्छा राइटर बनना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भी 2-3 किताबें हिंदी में हों, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी पढ़ना ज़्यादा शुरू करूँ। तो अभी मैं तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वो किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। बट आई थिंक नेक्स्ट 4 to 3 years आई विल रीड हिंदी एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एक बड़ी कमाल की बात, अभी मैं इस पैरे से बाहर नहीं निकला हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना जवाब संभाल के रखा है। अभी इससे मैं निकला नहीं। एक बड़ी गजब की बात है इसमें कि ये किताब हिंदी में है, और एक मेरे जैसे आदमी के लिए ये पढ़नी आसान इसलिए हो गई कि आप इसमें यकीनन अगर आप इसको किताब को पढ़ेंगे, आपको 60% इसमें जो अल्फाज हैं वो उर्दू के मिलेंगे। वो क्योंकि जिस जगह के ऊपर लिखी गई है उसको उसके तरह ऐसे रिलेट किया गया, ऐसे कनेक्ट किया गया है। क्योंकि अगर आप वो लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से अगर आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो उससे एनरिच होती है, पोल्यूट नहीं होती है। मेरा तो ये मानना है कि जुबानें मेरे ख्याल से दुनिया में इसी तरह से चली हैं, लोन वर्ड्स आते हैं, उससे वो एनरिच होती हैं। और कहानी आप जिस जगह की सुना रहे हैं, और वहाँ पे जो जुबान ज़्यादा आसानी से समझी जाती है बनिस्बतन उस जुबान के जिसमें लिखी गई है, जो वो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तब वो लोग उस किताब को पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी महसूस करते हैं कि ये हमारा भी ध्यान रखा गया है। उसी ईडियम में हमारे बारे में या हमसे बात करने की कोशिश की गई है। ये पेड़ कश्मीर में कम और दिल्ली की सड़कों के ऊपर ज्यादा पाया जाता है। वैसे जो है ये सप्तपर्णी का जो पेड़ है, इसके बहुत सारे और भी नाम है। इसको शैतानी पेड़ भी जो है वो कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, स्कॉलर्स ट्री, कुछ ऐसे भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है, कश्मीर में भी जरूर पाया जाता होगा, चीन तक में पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। लेकिन हर जगह का एक जो अपनी खासियत होती है। तो अगर आप कश्मीर का पेड़, किसी पेड़ को आप कहना चाहेंगे तो वो चिनार होगा, वो सप्तपर्णी नहीं होगा। दिल्ली का पेड़ अगर आप किसी पेड़ को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वो सप्तपर्णी होगा, वो चिनार नहीं होगा। तो चिनारों के बीच में अगर कोई सप्तपर्णी उग जाए तो दो लोग सियासी जहन रखने वाले अगर बैठे हुए हों तो वो कहें कि ये कोई दिल्ली की साजिश है, तो वो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगी। ये एक कॉलोकियल है, ये कश्मीर का ईडियम है। वो हो या ना हो, कोई चीज अगर यहाँ पे ऐसी हुई जो बड़ी हैरान कर दे आपको, अचानक से हो जाए, तो दो लोग आपस में बैठ के एक्चुअली कहते हैं कि पता नहीं दिल्ली वालों के ख्याल में क्या बात आई है, तो वो वैसे करके दी। तो इस चीज के लिए मैं आपसे मजीद इस मामले पे सवाल ना करते हुए मैं इस चीज पे आपको
कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने नहायत ही ऑनेस्ट तरीके के साथ, नहायत ही सटल तरीके के साथ कौन क्या सोचता है उसको आपने, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको जरा रति भर भी जो है किसी भी चैप्टर में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। एक चैप्टर है उसके बारे में मैं कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके साथ साझा करें। चैप्टर का टाइटल है हम क्या चाहते आजादी। अब ये हम क्या चाहते आजादी जो है ये कश्मीर में ये चैप्टर और कुछ चैप्टर मैंने और पढ़े, उससे मुझे लगा कि ये शायद बहुत सारी कहानियां 2008 और 18 के बीच का जो पीरियड है उसमें है कि एक फौज के लिए आपको काइनेटिक वॉरफेयर है, उसमें भी आपको लड़ना है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जहां पे स्ट्रीट्स के ऊपर भी अपने ही लोगों के साथ जो है वो लड़ना पड़ता था। तो वो बड़ी एक मुश्किल की बात होती थी। तो उन दिनों में ये नारा बहुत ज्यादा चला करता था। अब ये नारा अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो और वो बहुत भीड़ है, उसमें कंजेस्टेड सफोकेटेड आप फील कर रहे हैं, कोई कहे कि जी मुझे इससे आजादी चाहिए, तो साथ वाला कहेगा पता नहीं ये कोई सेपरेटिस्ट है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहा, तो आजादी का ये एक स्लर बन गया पूरे हिंदुस्तान में कि इसके बारे में बात नहीं की जाएगी। आपने खूबसूरती से उस बात को बताया है, एक नौजवान लड़के की एक कहानी, और आखिर में वो कंक्लूड करता है कि ये हमारे लिए आजादी है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा, जिसका आपने जिक्र किया है हम क्या चाहते आज़ादी, ये कहानी है एक बारामूला के कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि उस टाइम के माहौल में शायद उसके ख्याल शायद भटक गए थे और वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट सोचता था। और उस वक्त उसके आसपास ऐसी कई चीज़ें फौज जो आमतौर पर करती है, एजुकेशनल टूर्स, मेडिकल कैंप्स, जितने भी हमें, और आपने देखा होगा, आपने कई सालों तक इस माहौल को देखा है, यहाँ बैठे लोगों ने देखा है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी तरीके से यहाँ के लोगों के साथ ताउन रखें, उनकी मदद करें। तो इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम दिनों को जीत नहीं पाते बिकॉज ऑफ सम लॉन्ग स्टैंडिंग बायसेस। और ये कहानी उसी बायस के बारे में है। और इस कहानी में जब आखिर में वो लड़का देखता है कि उसकी खुद की बहन को कितना तरक्की, कितना फ़ायदा, कितनी खुशहाली मिल रही है, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में आके वहाँ की जो लोकल यूनिट है उनकी मदद करती है, उनको कंप्यूटर देती है, उनके लिए एग्ज़ाम, काफ़ी सहूलियतें उनके लिए क्रिएट करती है। तो फिर उसके जहन में थोड़ा सा एक बदलाव आता है, फिर वो वहाँ के लोकल कंपनी कमांडर से मिलता है और उनकी मदद करता है। एक ज़खीरा है जो वहाँ पर आतंकवादियों ने छिपाया हुआ है, ताकि इंडिपेंडेंस डे जो आज़ादी का फंक्शन है बारामूला में, जो आमतौर पर होता है, हर साल होता है, उसमें वो थोड़ी बर्बादी कर सके। और फाइनली इस कहानी के आखिर में वो लड़का खुद उस फंक्शन में आता है एंड दिस कहानी एंड्स विद हिम स्माइलिंग एंड थिंकिंग टू हिमसेल्फ कि हम क्या चाहते आज़ादी, क्योंकि आज उसको आज़ादी के सही मायनों का पता लग गया। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे बुद्धिजीवी उस वक्त भी ये कहा करते थे कि इसकी मुख्तलिफ कनोटेशन मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में मुख्तलिफ लोगों के लिए हो सकती हैं, तो इसको उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता था कि हमारे पास वक्त और कितना है, क्योंकि ये डिस्कशन इस किताब के इर्द गिर्द और फिर तो के हिसाब से जाती भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ये एंडलेस हो सकती है। तो इसको कंक्लूड अब जी राइट। तो मुझे बस एक क्विक सी चीज ये है कि ये कश्मीर की कहानी है, ये आ गई है हिंदी में। ऐसा नहीं है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है अगर कोई ये कहे कि कश्मीर में हिंदी नहीं पढ़ी जाती। कश्मीर में अच्छी खासी हिंदी पढ़ी जाती है और उर्दू पढ़ना भी लोगों का खत्म नहीं हुआ, उर्दू भी। तो एक अंग्रेजी में होगी तो वो दैट विल बी लिटिल मोर यूनिवर्सल, उर्दू में होगी तो बहुत ही ज्यादा जो उसको दिलचस्पी के साथ वो जुबान में आ जाएगी। उसके बारे में वो कितनी जल्द वो किताब के तौर पर कर सकते हैं। इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है जी। और अभी प्रिंटिंग का प्रोसेस, पब्लिशिंग का प्रोसेस चालू है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक मुखबिर का इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। और उसके साथ साथ काफ़ी लोग जो इस किताब को नहीं पढ़ पाए, पूरे हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो इस हिंदी को
बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ने में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो शायद उनके लिए ये फायदेमंद होगी। उर्दू का वी आर इनटू द प्रोसेस, हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसका उर्दू वर्जन लाया जाए। हालांकि इसकी 2 कहानियां उर्दू अखबार में छप चुकी हैं, दिल्ली में एक उर्दू अखबार है उसमें छप चुकी हैं, तो उनको भी काफ़ी सराहाया गया था उस वक्त। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल तक इसका एक उर्दू वर्जन भी आ जाए, जी और देखते हैं कि ये लिटरेरी जर्नी कहाँ ले जाती है। जी, बहुत मुबारकबाद आपको। और ये 1 साल इसको लगभग हो गया है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इसका 3रा प्रिंट जो है वो आ चुका है कि डिमांड इसकी इतनी। अब क्योंकि ये कहानी जो है ये अवाम के बीच आ चुकी हुई है, लोगों के बीच आ चुकी है, बेशक हिंदी में हो, वर्ड ऑफ माउथ के साथ आपके इंटरव्यूज आए हैं, वीडियो में लोगों ने इसको रिव्यू किया, बेशुमार अखबारात में इसके रिव्यूज आए हैं, तो वो जो आपके पात्र हैं सारे, उनमें से जितने भी लोग वो खुश रहें, लंबी जिंदगी हो, जितने भी लोग अभी जिंदा हैं, उन सब तक ये कहानी मुझे लगता है यकीनन पहुंच चुकी हो। तो आपके पास ऑनेस्ट फीडबैक क्या आई हुई? कई तरीके का फीडबैक आया एंड मोस्टली इट वॉज पॉजिटिव। काफ़ी लोगों को ये कहानियाँ जाहिर है पसंद आई। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि इसमें मेरी कहानी नहीं है, इसमें आपने उसका लिख दिया, मेरा नहीं लिखा। कई लोगों ने बोला कि नहीं, उस दिन थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर दिया। पर ओवरऑल आई थिंक मुझे बहुत खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी इंसान ने मुझे ये नहीं कहा कि किसी भी वाक़ये को, किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ के किसी गलत तरीके से पेश किया गया। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये मुझे कह चुके हैं कि अगली बार मेरा जिक्र ज़रूर होना चाहिए, वो वाली कहानी ज़रूर होनी चाहिए, वो वाला ऑपरेशन ज़रूर आना चाहिए। तो मेरी कोशिश रही कि मैं बाकी लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरूँ। एंड इनफैक्ट इसमें एक कहानी है खूब बड़ी मर्दानी बेटे। ये एक सोपोर की लड़की है, लेडी शाजिया, उसकी कहानी है, नाम उसका अलग है। और जब ये कहानी छपी थी अखबार में, किताब में नहीं अखबार में, तो उसमें इस कहानी में वो एक नंबर, फ़ोन नंबर है, तो वो फ़ोन नंबर जाहिर है अभी भी चालू है। तो उस फ़ोन नंबर पर शाजिया ने फ़ोन किया कि ये मेरी कहानी है, ये बताइए कि मेरा नंबर उसको कैसे मिल सकता है। और फिर मैंने समझाया कि खैर अभी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे कई किरदार हैं जो कि इन कहानियों को पढ़ के मेरे ख्याल से खुश हुए, जीवंत हुए, और उनको लगा कि शायद उन्होंने जितना काम किया है उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिला है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ लोग बल्कि हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर, जवान, जेसीओस, बहुत उन्होंने मेहनत की है, बहुत काम किया है। हमारे फौज के यहाँ पे जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं उन सब के वाक़यों को भी शामिल कर सकूँ अपनी अपनी किताबों में। और इसकी शुरुआत होगी सूरनकोट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि नई किताब जो जनवरी में आ रही है उसका नाम है फरिश्ते। ये कहानी है सूरनकोट की और इट्स ए नॉवल। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना कंधे से कंधा लगाकर काम किया उनको किसी तरीके से रिकॉग्निशन मिले। जिस दिलचस्पी के साथ हमने इस किताब को पढ़ा, उस एक्साइटमेंट के साथ हम फरिश्ते का भी इंतजार करें। जिस तरह से आपने इस खातून का बताया कि उन्होंने फ़ोन करके रब्ता करने की कोशिश की, ये एक टेस्टिमनी है कि आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ आपने जो ये काम किया। और कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए वाकई ही एक बड़ा रेयर मोमेंट है कि 25 साल में जब से मैंने होश संभाला हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा, 25 साल कैरियर का कहते हुए ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक फौजी ऑफिसर की लिखी हुई किताब, खास करके वो भी जो इंटेलिजेंस में हो, कश्मीर में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के मामलात को लेकर, लोगों की जिंदगी को लेकर, और उसको खुले मंजर के ऊपर बैठकर इस तरह से डिस्कस किया जाए, इस बात की मैंने कभी आज तक कल्पना नहीं की थी। क्योंकि ये किताब इस तरह से इतनी ईमानदारी से ये लिखी गई है, इतनी जानकारी से लिखी गई है कि इसके बारे में हम इस तरह से बात कर पाए हैं। मेरे ख्याल से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर ए बिग अप्लॉज टू ब्रिगेडियर सुशील कंवर साहब और एमपीटी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुस्लिम का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने आपस में बात की। जब मैं यहाँ पे बैठा था मुझे पहले लगा
कि ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है। 45 मिनट में कितनी ही बातें हम कर लेंगे, इसको 25-30 मिनट में खत्म करेंगे। अब जब घंटा होने आ रहा तो मुझे लगा कितनी ही बातें कर ली है, वक्त होता तो थोड़ी ज्यादा कर लेते। तो खैर गुफ्तगू चलती रहेगी, मेरे ख्याल से और बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And a round of applause for our very skillfully navigated the complex subject. On behalf of the organizers, I extend our heartfelt thanks to Brigadier Sushil Tawar for sharing the powerful